नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आज आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए मनोविज्ञान से संबंधित कुछ मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, उनका मैं आपके लिए रिवीजन करवाऊंगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई में हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं जिनका परीक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं होता है और वो परीक्षा में आती भी नहीं है, लेकिन हमें पढ़नी भी पड़ती है। तो हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से। तो मैं आगे की क्लास अभी स्टार्ट करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। ये हमारे मनोविज्ञान की पहली यूनिट है। तो बाल विकास के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और ये बाल विकास का इतिहास हम पढ़ेंगे। इतिहास में से आज तक परीक्षा में से कोई प्रश्न पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, एक सर्वप्रथम मनोविज्ञान में कॉमेनियस नाम के विद्वान हुए। उन्होंने 1628 ईस्वी में बालवाड़ी नाम की एक पाठशाला खोली। उसको स्कूल ऑफ इन्फेंसी नाम दिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, 1857 में चित्रित पुस्तकें लिखी। कौन सी पुस्तकें लिखी? चित्रित पुस्तक। उसके बाद में एक विद्वान आए पेस्टलॉजी नाम के, जो जर्मनी के विद्वान थे। उन्होंने क्या किया, 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया और उसके विकास को समझते हुए उन्होंने एक बेबी बायोग्राफी नाम का क्या लिखा था, लेख लिखा। तो सर्वप्रथम बालक के विकास को लेकर जो विचार देने वाले कौन थे? पेस्टलॉजी। कौन थे? पेस्टलॉजी। तो पेस्टलॉजी के द्वारा जो बेबी बायोग्राफी लिखी गई, उसको बेबी बायोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़ा और उसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म किसका हुआ? बाल मनोविज्ञान के। इसलिए बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? पेस्टलॉजी को। पेस्टलॉजी के लेख को जर्मनी के ही बाल रोग विशेषज्ञ हुए कौन? टाइडमैन। क्या नाम था उनका? टाइडमैन। तो उन्होंने उसको पढ़ा और समझा और इसको किस में काम में लिया? बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की क्या दी थी उन्होंने, की विचारधारा का क्या किया था? विकास। किसने? टाइडमैन ने। फिर उसके बाद 19वीं सदी में हरलॉक नाम की एक विद्वान हुई। उन्होंने भी अपना एक विचार दिया और विचार देते हुए कहा कि एक बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं में करते, कब के बाद की पूछा है? जन्म के बाद की अवस्थाओं में करते हैं तो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन जन्म से पूर्व यानी कि गर्भ अवस्था से अध्ययन की शुरुआत करते तो उसको कहा गया बाल विकास। बाल मनोविज्ञान अलग है, बाल विकास अलग है। बाल मनोविज्ञान तो जन्म के बाद की अवस्थाओं में का अध्ययन है, जबकि बाल विकास कब से है? जन्म पूर्व की गर्भ अवस्था से ही इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत। अब देखिए, एक बर्क नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास। कौन सी अवस्था तक? परिपक्वता की अवस्था तक। कब से लेकर? जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर। ये परिभाषाएं जरूर परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो इनको आप लिख भी लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। इसमें याद करने की चीज़ें, समझने की तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। फिर आगे देखेंगे क्रो एंड क्रो। देखिए,
इनकी बहुत सारी परिभाषाएं हमें मनोविज्ञान में पढ़ने को मिलेंगी, तो इनकी ये परिभाषा इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। तो इन्होंने कहा है कि गर्भावस्था से लेकर और गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद कौन सी अवस्था तक, किशोर अवस्था तक का अध्ययन क्या माना है इन्होंने, बाल विकास माना है। फिर देखिए स्टैनली हॉल नाम के एक विद्वान, उन्होंने 1893 में अमेरिका में का आंदोलन की शुरुआत की, जिसको बाल आंदोलन का नाम दिए गए, इसलिए उनको किसका जनक कहा गया, बाल विकास आंदोलन का। तो बाल मनोविज्ञान के जनक तो कौन हो गए, पेस्टलॉजी, और बाल विकास आंदोलन के जनक कौन हो गए, स्टैनली हॉल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आगे देखिए भारत में बाल मनोविज्ञान विकास की शुरुआत कब की गई, 1930 में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये प्रश्न है, एक बालक के विकास में किसका योगदान होता है, तो किसका योगदान होता है, बाल विकास और वंशक्रम का, वंशक्रम एवं वातावरण का। ये सीटेट रीट में भी पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, एक वुडवर्थ नाम के विद्वान है, इन्होंने कहा है कि एक परिभाषा दी है कि बालक के विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है, वंशक्रम और वातावरण की। तो वो तुमसे पूछ सकता है पेपर में कि वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है, तो वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या हो जाएगा, वंशक्रम और वातावरण। विकास बराबर वंशक्रम गुणनफल गुना वातावरण। अब देखिए वुडवर्थ का क्या मानना है, वुडवर्थ का मानना है कि जो विकास होता है वो वंशक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या है, वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल। अब देखिए बालक के जन्म और विकास में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है। अब देखिए माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतान में आगमन ही वंशक्रम होता है। माता पिता से किस में जाती है, अपनी संतान में, फिर वो माता पिता बनते हैं, फिर उनके अगली संतान में से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होता रहता है, आगमन। दादाजी के गुण पिताजी में आए, पिताजी के गुण फिर उसके बेटे में आए, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है, तो मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है, एक माता और पिता के संयोग से गुणों का क्या होता है, स्थानांतरण, एक दूसरे में गुण जाते हैं, स्थानांतरण एवं संयोग होता है, जिससे हमारे जीवन की क्या होती है, शुरुआत। एक मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, 46। अब देखिए माता में कितने हो गए, 23, पिता में कितने हो गए, 23। लेकिन एक होते हैं जनन कोष, कौन से होते हैं, जनन कोष। माता में तो होते हैं अर्धकोष और एक को बोलते हैं मातृकोष, और पिता में होते हैं जनन कोष, उनको कहते हैं अर्धकोष और पितृकोष। अब देखिए दोनों में मिलकर इसी एक कोशिका से हमारा जीवन, दोनों के जब गुणसूत्र मिलते हैं तो उनको कहते हैं संयुक्त कोष। 46 इनको बोलते हैं जाइगोट। ये जो संयुक्त कोष होता है किसके आकार का होता है, एक सुई की नोक के आकार का होता है। सर्वप्रथम माता पिता की ओर से आने वाले 23 गुणसूत्र या जनन कोष मिलकर एक क्या किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त कोष को, जिसको क्या कहा गया है, जाइगोट। इसी जाइगोट से मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, जो एक कोशिका के रूप में होती है। कितनी कोशिका के रूप में, एक कोशिका के रूप में। अब मानव शरीर व लिंग निर्माण में वंशक्रम की क्या होती है, मानव का जो शरीर होता है निर्धारण में वंशक्रम क्या होगा, तो हम देखेंगे माता पिता की ओर से आने वाले 22 गुणसूत्र तो कौन से होते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो सिर्फ शरीर निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन एक एक जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे शरीर में किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का, कि लड़का है कि लड़की है, या मादा है कि नर है। अब आगे देखते हैं, एक ये डायग्राम्स है। माता में कितने हो गए, 23, 22 तो किसका निर्माण कर रहे, काय का, एक गुणसूत्र किसका, लिंग निर्धारण का।
ऐसे पिता में कितने 23। ये काय शरीर के निर्माण में कितने गुणसूत्र काम में आते, तो कितने आ रहे 44। और लिंग निर्धारण में कितने गुणसूत्र काम में आएंगे 2। अब देखिए आगे, एक्स गुणसूत्र तो कैसे होते हैं सदैव लंबे, और वाई कैसे होते हैं बौने। माता में हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पिता में एक्स वाई होते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र है वो किसके होते हैं, पिता के होते हैं। देखिए एक्स प्लस एक्स जब मिलेंगे यानी कि 2 लंबे मिलेंगे तो किसका जन्म होगा, बालिका का। एक्स प्लस वाई मिलेंगे तो किसका होगा, बालक का, 1 लंबा और 1 बौना। जब माता और पिता के सहयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो दोनों ओर से आने वाले एक्स एक्स गुणसूत्र बालिका और एक्स वाई बालक के रूप में लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट है ये चीज। हमारी वंशक्रम क्या भूमिका निर्माण करता है, वंशक्रम क्या भूमिका होती है। एक तो होती है हमारी मानसिकता के निर्माण में, दूसरे होते हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, शरीर की संरचना में, रंग रूप कद काठी। हम बोलते हैं कि ये बच्चा इस पर गया, तो ये सारी चीज़ें किसकी निर्माण है, शरीर की। परिपक्वता का विकास में भी, कार्य व्यवहार और व्यवसाय, इसमें कैसे, जैसे जो पितृत्व काम होते जो कि बाप भी दुकान करता है फिर बेटा भी दुकान करता है, उसका भी ऐसे परंपराएं चली आती है। तो ये भी कार्य व्यवहार और उसमें भी क्या है, इसकी वंशक्रम की क्या होती है, भूमिका होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है विचार में भी होती है, संवेगात्मक भी होती है, नैतिक अभिवृत्ति होती है। हम बोलते हैं कि इसके मतलब अपने बाप के जैसे बच्चे में क्या होते हैं, विचार, संवेग भी आते हैं, मतलब बाप को गुस्सा आता है तो बेटे को भी गुस्सा आता है। नैतिक, उसका बाप भी अच्छा है तो बेटा भी क्या होता है, अच्छा। ये अपन सुनने को मिलता है। अब आगे देखिए, ये तो होगी वंशक्रम की बात। आगे है वातावरण की क्या भूमिका रहती है। तो वातावरण के भी वंशक्रम के बराबर ही बालक के विकास में भूमिका होती है। एक बालक के विकास में प्राकृतिक और सामाजिक कारकों का जो प्रभाव देखा जाता है उसे सरल शब्दों में हम क्या कहते हैं, वातावरण। प्रकृति के जो भी प्राकृतिक होते हैं, सामाजिक जो हमारे समाज के कारक है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वे सभी तत्व जो जन्म से प्रभावित करते हैं, हमें कब से, जन्म से ही प्रभावित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वातावरण का है। एक जिम्बल्ट नाम का हुआ तो उसने क्या कहा है, वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है और जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है, ये क्या होती है, विकास। और उसने क्या कहा है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें, वह शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। ये जो परिभाषा है इनको आप लिख लेना और थोड़ा याद कर लेना, अपने ट्रिक बना लेना अपने अपने हिसाब से। बाकी जो ये ट्रिक होती है ये यदि हम खुद बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रोस से, तो रोस का तो ये ध्यान रखना, वाय शक्ति, रोस का तो क्या है, वाय शक्ति। जिम्बर्ट की क्या है, वस्तुएं। और वुडवर्थ की क्या है, तत्व। ऐसे क्या है, थोड़ा याद रख लेना। बाकी इसके वातावरण के कौन कौन से कारक है, कौन कौन से घटक है। देखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान में क्या होता है कि बालक के विकास में उसके जन्म से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य गति। अपन पंडित जी के पास जाते हैं और जन्म कुंडली दिखवाते तो वो ग्रह नक्षत्र वगैरह देख के बता देता है कि इस बालक के ऐसा है वैसा है, ये करेगा वो करेगा। तो सारी वो चीज़ें किसकी गणनाएं करते हैं, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा के, इसका भी क्या होता है, योगदान होता है। जन्म क्रम, तो कुछ शोध किए गए, उन शोधों में पाया है कि जो पहली और अंतिम संतान होती है माँ बाप की, उन संतान के अपेक्षा बीच वाली जो संतान होती है उनका क्या है, विकास अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा। मान लो बड़ा बेटा है और उसका तो 1-2 साल तक क्या होता है, लाड प्यार रहता है। फिर उसके बाद जो छोटा बच्चा आ जाता है परिवार में तो हम उसको ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, माँ बाप परिवार वाले उसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और उसका ही ज़्यादा क्या होता है, फिर विकास होता है। अंतिम संतान होती है तो कुछ शोधों में पाया कि उस पर भी माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
फिर एक है सबसे इम्पोर्टेंट पोषण, खाने पीने का भी बालक के विकास पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, और यदि सारे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, तो आदमी का या बालक का क्या होता है, विकास। अब एक देखिए परिवार का वातावरण, किसी बालक के जन्म जिस परिवार में होता है उस वातावरण का उस परिवार के वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, नैतिक। कैसे करता है देखिए, मान लो परिवार गरीब है, बिल्कुल खाने पीने का भी कुछ नहीं है, तो उसका बालक का विकास एक अच्छे परिवार यानी कि पैसे आर्थिक रूप से बढ़िया है, उसके बालक और उसके बालक में विकास में अंतर होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक और नैतिक होता है। मान लो एक गरीब का बालक है और वो जैसे वातावरण में रहेगा नैतिक, वो चोरी करना भी सीखेगा, झूठ बोलना भी सीख जाएगा, और उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। मानसिक विकास भी कैसा प्रभावित करेगा, सामाजिक भी करेगा, समाज में उसको एक हीन भावना से देखा जाता है एक गरीब के बालक को। आगे देखिए विद्यालय का वातावरण, किसी विद्यालय का माहौल बालकों के प्रति समझ उसके विकास को क्या करती है। मान लो अध्यापक है, एक बालक को ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, एक बालक को हीन भावना से या नफरत से देखता है, एक बालक के प्रति ज़्यादा ध्यान देता है, दूसरे को इग्नोर करता है, तब भी उसका विकास जो है प्रभावित होता है। खेल का मैदान, देखिए ये है सबसे ज़रूरी, यहाँ पर बालक का सर्वाधिक विकास होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और खेल के मैदान विशेष योगदान होता है, सामाजिकरण भी होता है, इसमें सारे विकास होते हैं। मित्र मंडली, ये भी एक विकास में योगदान देती, कैसे देती है, आचरण और व्यवहार में। मान लो मित्र मंडली वाले दारू पीते तो वो भी दारू पीना सीख जाएगा, गुटखा खाते वो गुटखा खाना सीख जाएगा, चोरी करते चोरी करना सीख जाएगा, वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा व्यवहार सीखेगा। एक है समुद्र तल से दूरी, समुद्र के आसपास के लोगों की अपेक्षा दूर रहने वाले लोगों का क्या होता है, अच्छा विकास होता है, ऐसा माना जाता है। भौगोलिक वातावरण, मरुस्थल, मैदान, पहाड़ और भूमध्य रेखा या समुद्र जैसी ये सारी चीज़ें क्या होती है, बालक के विकास को प्रभावित करती है। अब देखिए बाल विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत है, इनको हम अगली कक्षा में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है, क्या सुधार करना है, ये सब आपके लिए है। थैंक यू, धन्यवाद।